एटमी कुव्वत होने का एजाज हासिल किया। 70 की दहाई में पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत हासिल की और एटमी कुव्वत की जानिब सफर का आगाज किया। मुस्लिम लीग नून के कैद मियां नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को भारत के मुकाबले में 5 एटमी धमाके करके खित्ते में ताकत के तवाजुन को कायम किया। ताहम मुल्क की दिफा के लिए खिदमत अंजाम देने वालों को उतनी ही बड़ी सजा दी गई। ये सजा उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को धमाके न करने के बदले में हर किस्म की ऑफर्स की। मैं वजीर आजम था और मुझे भी $5 अरब की पेशकश की गई थी। हमने उस पेशकश को ठुकरा दिया। दिफाई तजिया निगारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो अब तक भारत हम पर कई जंगें मुसल्लत कर चुका होता। आज आपको न्यूक्लियर पावर की और न्यूक्लियर वेपन्स की उससे भी ज्यादा जरूरत है। हिंदुस्तान सिर्फ ताकत की जबान समझता है, दूसरी जबान नहीं समझता। इसीलिए जंग नहीं हुई पिछले धमाकों से लेके या उससे पहले से लेके अब तक। एटमी धमाके करके दुश्मन को पैगाम देना काफी नहीं, बल्कि एटमी असासों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए कौमी इत्तेहाद की आज जितनी जरूरत है शायद पहले कभी न थी। यौम तकबीर दरअसल वतन अजीज से तजदीद वफा का दिन है। कैमरामैन हसन इमरान के साथ उल्फत मुगल, एयरवे न्यूज़, लाहौर। आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से बात करेंगे एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान 28 मई 1998 को एटमी कुव्वत बना। आज एटमी कुव्वत बनने की हमें क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है? कीमत तो उसकी तो कोई कीमत अदा नहीं करना पड़ रही। हमारे हुक्मरानों की क्या कहिए ना समझी और मकानापन की कीमत अदा कर रहे हैं। उसकी तो कोई कीमत अदा नहीं की। जिन मकासद के लिए डॉक्टर साहब ये धमाके किए गए, उन मकासद में हमें कामयाबी मिली है? एक तरीके से तो ये हुआ है कि बाकी मुल्क जो है वो जारहाना हमलों से बच गया है। कोई डरा धमका नहीं सकता। आप इज्जत से चल फिर सकते हैं, सर उठा के चल सकते हैं। और वो 71 वाली बात, 65 वाली बात तो नहीं होने की अब कभी। लेकिन जो दूसरा कई कमजोर पहलू या तकलीफ दे पहलू है वो ये है कि हमारे ख्याल पर कि इसके बाद हुकूमत जो है या हुक्मरान जो है वो मुल्क की तरक्की, बहाली और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। बदकिस्मती से वो नहीं हुआ। मुल्क जो था वो पहले से भी ज्यादा खराब हालत में है। मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए जहां एक तरफ GHQ पर हमला होता है, मेहरान बेस पर हमला होता है, ये भी कहा जाता है कि हमारे एटमी असासे जो हैं वो गैर महफूज हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है? नहीं, ये तो बकवास है, ये बिल्कुल झूठ है। इस किस्म की कोई बात नहीं है। एटमी असासे बिल्कुल महफूज हैं और कोई उन पर हाथ नहीं डाल सकता। और जो निज़ाम है जो हुकूमत ने बनाया हुआ है, या हुकूमत ने तो क्या बनाया, आर्मी ने बनाया हुआ है, ये शुरू से ही जनरल जिया के वक्त से, बेग साहब के वक्त से, बेग साहब ने इसके ऊपर ज्यादा काम किया था, उसके बाद जनरल वहीद ने, तो उसी वक्त से जो इनके ऊपर इंतजाम किया गया और फौज की निगरानी में है। तो बहुत ही अच्छा फेलसे सिस्टम है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकता और ना ही कोई उठा कर ले जा सकता, ना कोई चीज रत्ती बराबरी नहीं। और अब जो है उसका इंतजाम तो और बहुत ही आप कहिए स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है और वो SPD के निगरानी में है और SPD ने बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है कि इस किस्म का कोई खतरा नहीं, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस किस्म का कोई वाक़या हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा, एटमी धमाके ना करने के लिए काफ़ी बैरूनी दबाव भी था, इसके बावजूद एटमी धमाके किए गए, जिसके बाद से पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाती रही है। नहीं, देखिए बात तो ये कि आपको माने या न माने, आप आंखें बंद कर लें तो सूरज तो गायब नहीं हो जाता है। ये आप ये सोचें दुनिया गोल नहीं है तो दुनिया गोल चपटी तो नहीं हो जाती। जो हकायक है वो सामने है। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए, टेस्ट कर दिए, दुनिया को दिखा दिया और उसमें किसी किस्म के शुबा नहीं रहता। आप तो न्यूक्लियर पावर हैं, अब किसी के मानने या मानने से क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की अपनी हालत देखनी चाहिए। पाकिस्तान की अपनी क़ुव्वत है ये, और अल्लाह ताला ने हमें ये क़ुव्वत दी है, हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ना हमने कोई जाराने आज़ाम है, ना हम किसी से लड़ना चाहते हैं, ना कुछ। हम तो चाहते हैं कि पहले की तरह हमारे पर कोई हमला ना करे, हमारे मुल्क को ना तोड़े, हमें नुकसान ना पहुंचाए। बाकी जो है उसकी मौजूदगी में ज्यादातर तवज्जो हमें आवाम की फलाह बहबूद की प्रोजेक्ट्स पर करना चाहिए, मुल्क की हालत सुधारना चाहिए और सियासतदानों को चाहिए कि वो खुदा के लिए अल्लाह से डरें और अपनी आक़बत से डरें और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। ये लूटमारी में न लगे रहें।
अच्छा, बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए एटमी बिजली घर काफी अहम किरदार अदा करते हैं, इससे क्यों नहीं फायदा उठाया जा रहा? तो देखिए वो बड़ा लंबा काम है और एक रिएक्टर अगर आप खरीदें तो उसमें तकरीबन 8-10 साल लग जाते हैं, $1 बिलियन लगते हैं। और हमारे यहाँ ये रिवाज ही नहीं हुआ कि जी कुछ चीज खुद बनाओ, लेकिन सिर्फ ये न्यूक्लियर वेपन्स का मिसाइल के प्रोग्राम में से था जिसमें हमने खुद किफायत इख्तियार की, हर चीज खुद ही बनाते थे और खुद ही बनाते हैं, लेकिन बाकी तो यहाँ रिवाज। आज हम उस वकार को बरकरार रख सके हैं जो 28 मई 1998 को हासिल हुआ था। क्या 13 साल गुजरने के बाद हमने तनज़्ज़ुली का सफर तय किया या तरक्की का सफर तय किया? क्या 13 सालों में कौम खुशहाल हो गई या मेरा और आपका पाकिस्तान पहले से ज्यादा कमजोर हो गया? इसी तरह के सैकड़ों सवाल जब हम अपने दिलो दिमाग से पूछते हैं तो नफी में जवाब मिलता है। आखिर क्यों ऐसा जवाब मिलता है? हमसे जो पीछे थे वो हमसे आगे निकल गए हैं और हम पीछे ही पीछे रहते चले जा रहे हैं। आखिर क्यों? जिस किसी से भी ये सवाल पूछता हूं एक ही जवाब मिलता है कि जनाब हमारा मुल्क इन गुज़श्ता 13 सालों में से 9 सालों के लिए आमरीत की गोद में चला गया था। यह आमरीत ने 9 साल छीन लिए, लेकिन ये पहली दफा नहीं हो रहा। आजादी के 63 सालों में 33 साल मार्शल लॉ के अंधेरों में गरक हो गए और बाकी के 30 साल जमहूरियत यहां पर एक तनावर दरख्त नहीं बन सकी। जमहूरियत की खूबी यह होती है कि वो अपनी गलतियों से सबक सीखने की अहलियत रखती है। जमहूरियत में इस्लाह की जा सकती है, जमहूरियत में गलतियों की निशानदही की जा सकती है और जमहूरियत जवाबदही का निजाम है, एहतसाब की आला तरीन शक्ल है। एहतसाब मुआशरों को ठोकरें खाने और गिरने से बचाने का नाम है। जो मुआशरे एहतसाब से खौफजदा रहते हैं, जमहूरियत को कुचलते रहते हैं, वो मुआशरे एहतसाब के निजाम को कायम नहीं होने देते, जमहूरियत को पनपने नहीं देते। वो कमजोर और नातमा होकर ताकत के किसी भी इशारे पर नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज की दुनिया में हम सबके सामने है, नक्शे में देखें, जहां जमहूरियत है वहां एहतसाब है, जहां ये दोनों अमल तसलसल से जारी हैं वहां तरक्की है, खुशहाली है, अमन है। और जहां जहां जमहूरियत से दूर रहा गया या जमहूरियत को दूर रखा गया, जहां जहां एहतसाब से बचने की कोशिश की गई, वहां तशद्दुद है, इंतशार है, तासुब है, नफरत है और करप्शन का राज कायम है। आज इस महीने में हमें अजीम कामयाबी मिली थी। आज इसी महीने में, इसी साल हमें ऊपर नीचे 2 ऐसे अलमनाक वाकयात का सामना करना पड़ा है जिसने हमारे जिस्म और हमारी रूह को जख्मी कर दिया है। हमारे लबों पर भी सवाल है और पूरी दुनिया भी हमसे सवाल कर रही है। इन्हीं सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हमारी जमात ने पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर करवाई है, जिसमें उन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए एक आज़ाद कमीशन की तजवीज़ पेश की है। वो कमीशन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो तो खुद ही सवाल बन गया।
कौम हमसे पूछ रही है कि जो कमीशन आपने बनवाया था उसका क्या हुआ। हम वज़ीर आज़म से पूछते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म, आपने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खड़े होकर जो मुतफ़िक़ा करारदाद पड़ी थी और जिसे पूरी कौम की मुंतखब पार्लियामेंट ने मंजूर किया था, उसका क्या हुआ। जनाब वज़ीर आज़म, वो करारदाद पार्लियामेंट की पैदावार है और आप भी मोहतरम वज़ीर आज़म, आप भी पार्लियामेंट की पैदावार हैं। एक पैदावार गुम हो जाए तो दूसरे को उसकी फिक्र होनी चाहिए। आपको फिक्र नहीं, मुझे तो फिक्र है, इस कौम को फिक्र है और मैं भी कौम की फिक्र में बराबर का शामिल हूं। हम दुनिया को ये मौका नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान का मजाक उड़ाएं। हम किसी को ये कहने नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान में पार्लियामेंट से ताकतवर कोई और ताकत है। कोई ये ख्याल ना करे कि पाकिस्तान की सोसाइटी पर जहालत गालिब आ चुकी है। ये दुरुस्त है कि आमरीत ने हमें जख्म भी दिए हैं, बीमारियां भी दी हैं और कमजोर भी किया है, लेकिन कोई ये ना भूले कि हमने बार बार आमरीतों का मुकाबला भी किया है। और आज मुल्क से भागे हुए मफरूर आमिर इस बात का सबूत है कि अवाम की कुव्वत पाकिस्तान में आमरीत की कुव्वत से ज्यादा ताकतवर है। आज अदलिया हमारे जिंदा कौम होने की निशानी है। आज अदलिया हमारे जिंदा कौम होने की निशानी है। आजाद मीडिया हमारे तरक्की याफ्ता शऊर की अलामत है। हम में फाइट बैक करने की ताकत है और हम में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करने की तड़प है, जज्बा है और ताकत मौजूद है। सिर्फ मैं जो दुख और तकलीफ मुझे होती है कि आज हमारा ये हशर क्यों हो चुका है। जो दुख और तकलीफ मुझे जो महसूस होती है कि आज हमारा हाल ये क्यों है। हमारा हाल आज ये इसलिए है कि हमने इन हालात से बगावत करना नहीं सीखी। हमने इन हालात से बगावत करना है। और मैं ये समझता हूं, कोई मुझसे पूछता है कि जनाब ये हालात क्यों हैं। भाई आप जरा सोचें, गौर करें, इस बात पे जरा गौर करें कि जिस मुल्क के अंदर रोज आइन टूटते हैं, जिस मुल्क के अंदर रोज कानून टूटता है, आइन सबवर्ट होता है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और जिस मुल्क के अंदर अदालतें टूटती हैं, 17 करोड़ अवाम की पार्लियामेंट का खून किया जाता है, जिस मुल्क के अंदर 17 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट को तोड़ दिया जाता है आनन फानन, और जिस मुल्क के अंदर जो है वो अदलिया को गिरफ्तार किया जाता है, जिस मुल्क के अंदर कभी एक सदर पार्लियामेंट को तोड़ता है, जिस मुल्क के अंदर कभी चीफ अवामी स्टाफ मार्शल लॉ लगाता है, और जिस मुल्क के अंदर फिर मार्शल लॉ लगाने वाले को सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। और जिस मुल्क में जजों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर मनमानी फैसले हासिल किए जाते हैं जजों से, जो जज वो फैसले देने से इनकार करते हैं उनकी छुट्टी करा दी जाती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, घरों में महबूस कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पे कई ऐसे गद्दार किस्म के जज आए जिन्होंने ना सिर्फ डिक्टेटरों को उनके हक में फैसला दिया, बल्कि यहाँ तक भी कहा कि 3 साल तुम आइन के अंदर जो मर्जी चीज